क्लास कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का क्लास अध्याय 6 व्यवसाय का सामाजिक दायित्व चल रहा था। व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एवं नीति शास्त्र ये हमारा चल रहा था। इसका आज थर्ड क्लास है। क्लास सेकंड उसमें मैंने बताया था कि व्यवसाय का सभी वर्गों के लिए किस प्रकार का दायित्व होता है, जिसमें मैंने बताया था कि व्यवसाय का स्वयं के प्रति क्या दायित्व होता है, कि स्वयं के प्रति व्यवसाय अपने दायित्व को किस प्रकार पूरा करता है। कि व्यवसाय जब हम लोग प्रारंभ करना चाहते हैं, जब एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहता है तो वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अपने व्यवसाय को प्रारंभ करता है। यहाँ पर निश्चित उद्देश्य को हम लोग लाभ के रूप में मानते हैं कि कोई भी व्यवसाय चाहता है कि मेरे व्यवसाय में लाभ हो और उसी लाभ को पाने का प्रयास वो निरंतर करता रहता है, जिससे उसको बहुत सारे काम या बहुत सारे कामों को पूरा करना पड़ता है। जैसे व्यवसाय का कुशल संचालन करना पड़ता है। अगर व्यवसाय का वो अच्छे से संचालन करेगा, सही तरीके से व्यवसाय को चलाएगा तो उसको निरंतर लाभ होता रहेगा। उसके बाद उसकी जो लाभ की क्षमता है वो निरंतर बनी रहे, ऐसा उसे प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वयं के प्रति व्यवसाय का क्या उत्तरदायी होता है। ये हम लोगों ने क्लास सेकंड में पढ़ा था। आज हमारा नया टॉपिक है कि स्वामियों या अंशधारियों के प्रति व्यवसाय के क्या दायित्व होते हैं। सबसे पहले बोलता है बड़े पैमाने के उत्पादन या व्यवसाय हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। हर कोई चाहता है कि मेरा व्यवसाय फले फूले और विस्तार करे, उसके लिए उसको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम लोग अपने व्यवसाय में अगर ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ज्यादा उत्पादन करने के लिए हमको ज्यादा रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कच्चा माल ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो कच्चा माल को खरीदने के लिए, मंगवाने के लिए हमको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बोलता है स्वयं एक व्यक्ति की पूंजी प्राप्त न होने से अन्य लोगों से भी पूंजी प्राप्त की जाती है। अगर एक व्यक्ति अपनी स्वयं की पूंजी लगाकर अगर उस उत्पादन को बढ़ा नहीं सकता तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, दूसरे लोगों से पूंजी प्राप्त करेगा कि हाँ आप भी पैसा दो, आप भी पैसा दो। वो दूसरे लोगों से पैसा प्राप्त करके अपने व्यवसाय के उत्पादन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आगे बढ़ता है जिन लोगों से पूंजी प्राप्त की जाती है उन्हें अंशधारी कहते हैं। जिन लोगों से पैसा वो प्राप्त करता है उसे अंशधारी कहते हैं। क्योंकि पूंजी लगाने पर ये उस संगठन के मालिक हो जाते हैं अतः स्वामी भी कहा जाता है। क्योंकि वो पैसा व्यापार में लगाए, जैसे आप किसी के व्यवसाय में पैसा लगाए हो तो आप उस क्या हो गए, पार्टनर हो गए, स्वामी हो गए, उसी को बोलता है। अतः उन्हें स्वामी भी कहा जाता है। बड़े बड़े व्यवसाय में इन अंशधारियों की निजी संबंध कंपनी के वर्ष नहीं होता, किंतु वे अपने निवेश धन पर अधिक से अधिक लाभांश पाने के इच्छुक रहता है। जो भी व्यक्ति आपके व्यवसाय में या कोई व्यवसाय में अगर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो वो जाएगा ना कि मैं जितना पैसा लगाया हूँ उससे ज्यादा मुनाफा, उससे ज्यादा लाभ मेरे को उस व्यवसाय से हो। अतः व्यवसाय में अपने स्वामी व अंशधारियों के प्रति निम्न कर्तव्य होते हैं, निम्न दायित्व होता है। पहला होता है निवेश पूंजी का उचित लाभांश देना। जो भी व्यक्ति पैसा लगाया उसको लाभांश मिलने की आशा होती है। भाई मैं पैसा लगाया हूँ उसके बदले मेरे को लाभांश चाहिए, तो उसको ज्यादा लाभांश की जरूरत होती है। दूसरा बोलता है पूंजी की सुरक्षा। पूंजी की सुरक्षा से मतलब होता है जो भी व्यक्ति आपके व्यवसाय में पैसा लगाएगा तो वो चाहेगा कि मेरा पैसा कंपनी में डूबे नहीं। तो आप लोग आजकल के जमाने में देखिए कोई भी कंपनी फ्रॉड कंपनी खोल लेते हैं, जनता से पैसा ले लेते हैं और पैसा लेके भाग जाते हैं। तो पैसा लेके अगर भाग गए तो जनता का पैसा डूब गया। तो इस प्रकार का जोखिम नहीं होना चाहिए। अर्थात मैंने जो पैसा लगाया है, मैंने जो पूंजी किसी कंपनी में लगाया है तो वो हमेशा सुरक्षित रहे, ऐसा मानना चाहिए। अगला होता है विभिन्न सूचनाओं से अवगत कराना। विभिन्न सूचनाओं से अवगत कराना कि हमारा जो पैसा, हम जैसे कंपनी में किसी कंपनी में पैसा लगाए हैं, किसी उद्योग व्यवसाय में पैसा लगाया है तो वो कंपनी किन किन जगह निवेश कर रहा है। पैसा जो हम लोग लगाए हैं, जितने भी जनता लोग कंपनी में पैसा लगाए हैं तो उनको ये चीज का पता होना चाहिए, इस बात की मालूमात होनी चाहिए कि वो क्या करे, कंपनी कहाँ कहाँ पर उन पैसों का उपयोग कर रही है, कहाँ कहाँ पर उसका निवेश कर रही है ना। अगला बोलता है अंशधारियों में समानता का व्यवहार होना चाहिए। समानता का व्यवहार का मतलब है कि जिस प्रकार का लाभ के लिए लोग पैसा लगाए, जैसे मैं 10,000 लगाया तो मेरे को 10,000 रुपए तक का लाभ चाहिए।
कोई 20,000 लगाया तो उसको 20,000 का लाभ चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई 10,000 लगाया है तो उसको 20,000 का लाभ दे रहे हैं, जो 20,000 रुपए लगाया उसको 10,000 का लाभ दे रहे हैं। समानता का अधिकार होना चाहिए। अगला बोलता है अंशों का शेयर बाजार में सूचनीय कराना चाहिए। सूचनीय कराना चाहिए कि जो जो व्यक्ति अपने अंशों को क्रय किए हैं उसको बाजार में, जो एक शेयर बाजार होता है वहां पर उसको सूचनाबद्ध कराना चाहिए, पंजीयन कराना चाहिए। अगला बोलता है अल्पसंख्यक अंशधारी की सुरक्षा व प्रतिनिधि। अल्पसंख्यक मतलब जो कम अंश खरीदे। कंपनी में क्या होता है, जो भी व्यक्ति अंश खरीदता है वो ज्यादातर ज्यादा अंश खरीदता है, 1,000, 2,000, 20,000 ऐसे अंशों को खरीदता है। और जो व्यक्ति कम अंश खरीदते जैसे 100, 50, 10, 15, 25, तो उनका जो हित होता है, उनका जो अधिकार होता है उसको भी सुरक्षित रखना चाहिए। और अगला बोलता है अन्य दायित्व में अंशधारी की इच्छा प्रलेख की प्रतियां उपलब्ध कराना चाहिए। अगर कोई अंशधारी चाहता है कि मैं कंपनी के प्रलेख को देखूं तो उनको प्रलेख देना चाहिए। नए अंशों के निर्गमन से पुराने अंशधारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब नए अंशों के, अगर आप नया अंश को निर्गमन कर रहे हो, नया अंश जनता में बांट रहे हो, तो प्राथमिकता आपको पुराने अंशों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने अंशधारी को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पहले से आपके कंपनी में पैसा लगा। तो भाई उनको ये बोल सकते हो हम और अंशों का निर्गमन कर रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं बाहर ले जाके बेचूंगा। उसके बाद अगला होता है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के ही व्यवसाय में पूंजी का उपयोग करना चाहिए। मतलब आप जो उद्देश्य बनाए हो कि मैं अपने व्यवसाय को किस प्रकार चलाऊंगा, किस प्रकार कुशल संचालन करूंगा, उसी संचालन के अनुरूप ही अपने व्यवसाय में पैसा खर्च करना चाहिए। समय पर अंशधारियों की सलाह लेनी चाहिए। और जो अंशधारी आपको व्यवसाय संचालन में या व्यवसाय के लिए जो जो बातें बताते हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ये हो गया आपका व्यवसाय का अंशधारियों के प्रति दायित्व। अब आता है कर्मचारियों के प्रति दायित्व। कर्मचारी जो आपके व्यवसाय में काम करते हैं, बोलता है व्यवसायिक संस्था छोटे हो या बड़े सभी में कुछ ना कुछ कर्मचारी कार्य करते हैं, तो मालूम है आपको, तथा वे व्यवसाय के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इन कर्मचारियों के साथ सदैव सहयोग और मानवीय व्यवहार अपनाना चाहिए ताकि वे पूर्ण संतुष्ट रहे, पूर्ण क्षमता से व्यवसाय के कार्यों में सहयोग दे सके। असंतुष्ट कर्मचारी व्यवसाय के लिए बाधक और उस कीड़े की भांति होता है जो धीरे धीरे पूरी लकड़ी को खा जाता है। अगर देखना कोई व्यवसाय, किसी व्यवसाय में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो आप उसके लिए अच्छे से अच्छा आप उनके लिए काम करो। जैसे उनकी जो काम वो लोग कर रहे हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा करो, है ना। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वेतन, बोनस, कमीशन अच्छे रूप में दो, है ना। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको आप क्या कर दो, एक प्रकार से घुमाने फिराने उनको एक सुरक्षित प्रेरणा दो, है ना। तो सुरक्षित अगर उसको प्रेरणा दोगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ मेरा जो मालिक है, मेरा जो स्वामी है व्यवसाय का, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी है, तो वो लगन पूर्वक और अच्छे से काम करेगा और आपके व्यवसाय में निरंतर काम करेगा और आपका व्यवसाय को अच्छे से चलाएगा। किंतु अगर उसके कार्य क्षमता को, अगर उसके कार्य को आप अच्छे से सराहना नहीं दोगे, अगर उसको आप क्या बोलते हैं वेतन, बोनस, कमीशन उसको अच्छे से नहीं दोगे, उसका सहयोग नहीं करोगे, तो वो ऐसा हो जाएगा कि आपके व्यवसाय में बाधा, खुद तो काम करेगा नहीं और चार को और काम करने से रोकेगा। तो इस प्रकार आपके व्यवसाय में हानि मतलब क्षति होने की संभावना बढ़ सकती है। आगे बोलता है एक कर्मचारी होने के नाते उद्योग का वह स्वयं भागीदार होता है, उन्हें उसका रुपया तो नहीं वरन जीवन अवश्य में लगा देता है। वो अपना पैसा तो नहीं लगाता किंतु अपना जीवन तो आपकी कंपनी में दिया है ना, कि आता है सुबह 8 से 4 काम करके जाता है ना। वो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आपके व्यवसाय में और कितने सालों से कर रहा है और कितने सालों तक करेगा। पूरा जीवन अपना पैसा तो नहीं लगा किंतु अपना जीवन लगाया है। उसी को बोलता है किसी व्यवसाय में कर्मचारी के महत्व को स्वीकार करते हुए जनरल फूड कॉर्पोरेशन यूएसए के पूर्व अध्यक्ष श्री फ्रांसीसी ने कहा है कि आप एक व्यक्ति का स्वयं खरीद सकते हैं, समय खरीद सकते हैं, उसकी शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, निश्चित मात्रा में उसकी स्नेह खरीद सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का उत्साह, उसकी स्वामी भक्ति, उसकी आत्मा निष्ठा भावना नहीं खरीद सकते। इस प्रकार कर्मचारी भी संस्था के धरोहर होते हैं, अतः कर्मचारी श्रमिकों के प्रति व्यवसाय के निम्न उत्तरदायी है। पहला, कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक देना। मैं बताया ना, जो व्यक्ति जितना अच्छा काम करेगा उसको वेतन, बोनस, कमीशन दो। उसको इस प्रकार का वेतन, बोनस, कमीशन अगर आप दोगे तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा और वो बहुत अच्छे लगन पूर्वक आपके व्यवसाय में काम करेगा। दूसरा बोलता है सेवा में स्थायित्व प्रदान करना। सेवा में स्थायित्व प्रदान करना अर्थात अगर आप कर्मचारी को बोल
बोल दो कि हाँ आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो मैं आपको स्थायी रूप में रखूंगा, आपको निकालूंगा नहीं। क्योंकि होता है ना बहुत जगह, कहीं पर परमानेंट जॉब होता है, कहीं पर टेम्पररी जॉब होता है। टेम्पररी मतलब अगर काम बिगड़ा आपको फट से निकाल देंगे, लेकिन स्थायी जॉब मतलब आप बहुत अच्छे से काम करोगे तो आपको हम लोग अपने यहाँ पर स्थायी रूप में रख लेंगे, परमानेंट कर देंगे। तो देखना बहुत अच्छा लगनपूर्वक काम करेगा। अगला बोलता है सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण के कार्य करना। सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण से मतलब है आप उसको एक सुरक्षा प्रदान करो, उसको ऐसा मॉडफेयर, ऐसा वातावरण दो कि हाँ उसको लगे कि हाँ मैं यही काम करूँ और मैं अपने साथ साथ मतलब व्यवसाय के साथ साथ अपना भी कल्याण और अपना भी जीवन सुधारो। उसके बाद आता है प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली अपनाना। प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली मैंने बताया कि वह प्रणाली होती है जिसमें उसको काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। आप काम करोगे आपको पेमेंट मिलेगा, आप ज्यादा काम करोगे तो आपको वेतन बोनस कमीशन दिया जाएगा। मतलब प्रेरणात्मक मजदूरी, आप काम अच्छा करोगे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। उसके बाद अगला होता है लाभ भागिता एवं सहभागिता प्रणाली लागू करना। इस प्रकार आपको कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। अगला होता है कार्य के दौरान दुर्घटना की क्षतिपूर्ति देना। अर्थात अगर कोई कर्मचारी को काम के दौरान मशीन से या कोई हादसा हो गया, दुर्घटना घट गया तो उसको क्षति देना, मतलब उसको कुछ पैसा देना कि वो अपना इलाज पानी करा सके और जितने दिन कर्मचारी व्यवसाय में ना आए उसका जीवन यापन उस पैसे से चल सके। पदोन्नति के अवसर प्रदान करना। पदोन्नति मतलब अगर वो काम अच्छा करेगा उसको प्रमोशन करना। अगला होता है अपनत्व की भावना का विकास करना। सेवानिवृत्ति वृद्धावस्था की कल्याणकारी सहयोग देना। जैसे बहुत लोग पीएफ देते हैं ना, प्रोविडेंट फंड देते हैं, और क्या बोलते हैं रिटायरमेंट के समय में कुछ पैसा देते हैं, है ना, उसके बाद उनको पेंशन देते हैं। तो इस प्रकार के फंड में या इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य करना। उसके बाद कर्मचारी प्रशिक्षण शिक्षा अन्य कार्यों का विस्तार करना। अगर कोई कर्मचारी नया है तो उसको प्रशिक्षण देना, है ना, उसके लिए काम करवाना, ये सब उनको करवाना। मानवीय व्यवहार व्यक्तिगत प्रतिष्ठा करना, है ना, भर्ती चयन की प्रक्रिया बना, सुझाव हेतु प्रोत्साहित करना, अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करना। अगर कोई व्यक्ति या मतलब जो कर्मचारी आपके व्यवसाय में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है तो उसके कार्य की सराहना करना, प्रोत्साहन करना कि हाँ बहुत अच्छा काम करते हो। चार लोगों के सामने खड़ा करके उसको सम्मान करना। इस प्रकार के कर्मचारियों का आप क्या करोगे, सम्मान करोगे, इस प्रकार का आप काम करोगे तो देखना आपके कर्मचारी व्यवसाय में बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। उसके बाद होता है आचार संहिता का निर्माण करना और मधुर औद्योगिक संबंध निर्मित करना। ये सब कर्मचारियों के प्रति दायित्व होते हैं। उसके बाद आता है उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय के दायित्व। उपभोक्ताओं के प्रति मतलब अगर एक व्यवसाय उपभोक्ताओं के प्रति क्या क्या दायित्व निभाता है उसके बारे में बोलता है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक होता है, चाहे वो खुद स्वामी क्यों ना हो। उत्पादन कर्मचारी व्यवसाय थोक व्यापारी सभी ग्राहक या उपभोक्ता होते हैं। व्यवसाय की संपूर्ण क्रिया मात्र ग्राहक के लिए ही की जाती है। आप जो व्यवसाय कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, एक ग्राहक के लिए, और ग्राहक मतलब उपभोक्ता। ग्राहक की संतुष्टि व्यवसाय की सफलता है। पीटर एफ ड्रक ने कहा है ग्राहक व्यवसाय की नींव बुनियाद होते हैं और वही इसे कामयाब रखते हैं। वही बात है, कोई भी अगर आप काम किसके लिए करते हो, आप इतना बड़ा जो व्यवसाय चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, किसके लिए चला रहे हो, खुद के लिए। खुद के लिए कभी कोई नहीं करता। हम लोग जब व्यवसाय करते हैं तो ग्राहक के लिए करते हैं। जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ग्राहक के लिए कर रहे हैं। हम जो सामान बेचेंगे वो ग्राहक को बेचेंगे, ऐसा नहीं कि खुद ही खा लेंगे, हम ग्राहक को बेचेंगे। ग्राहक को बेचेंगे तो उससे हमको लाभ होगा, इसलिए ग्राहक को न्यू कहा गया। अगर न्यू अच्छा रहेगा तो आप इमारत कितनी भी बड़ी बना सकते हो। अगला होता है ग्राहक सदैव सही होता है यदि अनेक महत्वपूर्ण बातें या व्यवसाय को ग्राहक संतुष्टि का ध्यान रखते हुए निम्न उत्तरदायित्व को पूर्ण करना चाहिए। पहला बोलता है वस्तु का उचित मूल्य लेना। किसी ग्राहक से ठगी नहीं करनी चाहिए, कम कीमत की वस्तु को ज्यादा मूल्य प्राप्त नहीं करना चाहिए, अर्थात सही मूल्य लेना। जितने की वस्तु है उतने ही वस्तु का मूल्य लेना चाहिए। उचित वस्तु का विक्रय करना चाहिए, आपको सही तरीके की वस्तु बेचनी चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए, सही तरीके की वस्तु बेचनी चाहिए, है ना। अगला होता है विज्ञापन में मिथ्या वर्णन से बचना चाहिए। विज्ञापन में देखना कुछ भी विज्ञापन देख लेते हैं और ग्राहक को बेच देते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक ऐड आता है खटमल मारने के लिए, खटमल मारने का सबसे अच्छा तरीका, इसके औजार। तो हम लोग क्या सोचते हैं खटमल मारने का कोई होगा या कॉकरोच मारने का कुछ ऐसा औजार होगा जिससे हम लोग मारेंगे। अगर हम ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, जैसे आपके ऐड आया खटमल मारने का सबसे उचित सामान, आप लोगों ने देखा हाँ बहुत अच्छा जल्दी से मर जाएगा, कॉकरोच अच्छे से मर जाएगा, आप क्या कर लिए उसको मंगा लिया। मंगाने के बाद उसमें क्या निकल गया, हथौड़ी मिल गया, हथौड़ी निकल गया। अब
हथौड़ी से मारते रहो, एक बार मारो मर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मिथ्या चीजें या गलत चीजें विज्ञापन में नहीं दिखाना चाहिए जिससे ग्राहकों को भ्रम पैदा हो। अगला बोलता है वर्तमान में विज्ञापन अतिशयोक्ति दिखाई जा रही है, यही कारण टेलीविजन विज्ञापन मनोरंजन के साधन मात्र बन गए हैं। देखना आजकल विज्ञापन क्या केवल एक मनोरंजन का साधन देखिए और खत्म, क्योंकि सही चीजें नहीं दिखाई जाती। अगला बोलता है मानकीकृत वस्तु ही बेचना। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्ड की वस्तु बेचना, कुछ भी नहीं उठाकर बेच देना। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्ड की वस्तुएं ही बेचनी चाहिए। उचित पैकिंग, वस्तु पर उचित पैकिंग होना चाहिए कि धूल मिट्टी हवा पानी से वो बच सके और वस्तुएं खराब ना हो, और ग्राहक तक जब पहुंचे तो अच्छी किस्म की वस्तु ही ग्राहक तक पहुंचे। उचित पैकिंग के साथ साथ शिकायतों पर ध्यान देना। देखना ग्राहक कभी उपभोक्ता फोरम में या ग्राहक या दुकानों में जाकर, जैसे आप ही खुद सामान लेके आए, अच्छा नहीं रहता सामान तो आप ही खुद बोलते भैया ये सामान खराब था, अगली बार अच्छे से सामान देना नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो मतलब वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, ग्राहक आपसे शिकायत कर रहा है, तो उसकी शिकायतों को आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ ये ग्राहक सामान की क्वालिटी, सामान की मात्रा, सामान की किस्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, अर्थात मैं इसको सामान जो भी बेचूं बहुत अच्छे तरीके से बेचूं, है ना। तो इस प्रकार उसकी जो भी शिकायत होगी उसकी शिकायतों को ध्यान देना और उसकी समाधान करना। उसके बाद आता है मरम्मत सुविधा प्रदान करना। मरम्मत सुविधा प्रदान करना मतलब अगर कोई सामान आप बेचे हो या कोई वस्तु उसको बेचे हो ग्राहक को, तो अगर वो खराब निकल गया या खराब किस्म की थी तो उसको सुधार कर देना या बदल कर देना, उसी को बोलता है मरम्मत की सुविधा प्रदान करना। और विक्रय वापसी की सुविधा देना। अगर कोई सामान खराब निकल गया है तो विक्रय के बाद हाँ भैया आप एक काम करो हमारे दुकान में ला के दे दो, हम उसके बदले आपको नया सामान देंगे। और अन्य में बोलता है उपभोक्ता की अभिरुचि, बाजार के फैशन आदि की जानकारी रखना। आपको पता होना चाहिए कि ग्राहक किस प्रकार की मांग कर रहा है, किस प्रकार की वस्तुओं की मांग कर रहा है, जो फैशन चल रहा है उस फैशन के अनुरूप वस्तु को विक्रय करना। व्यवसाय वातावरण का निर्माण करना, है ना, आदर्श वितरण प्रणाली लागू करना और आवश्यक अनुसंधान एवं बाजार की व्यवस्था करना। तो ये तो था आपका 3rd क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व, है ना, इसके बाद कर्मचारियों के प्रति दायित्व और स्वामियों के प्रति दायित्व के बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरकार के प्रति दायित्व और समाज एवं समुदाय के प्रति दायित्व से पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का। तो जितना मैंने बताया इतना ध्यान रहेगा। क्लियर है?